हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप बढ़िया होगे। तो चलिए आज एक नई सीरीज़ की स्टार्टिंग करते हैं। इस सीरीज़ में हम डेली 50-50 क्वेश्चन करेंगे हर एक टॉपिक के। स्टार्टिंग में कर रहा हूँ इंडियन पॉलिटी के साथ। खास बात हमारी क्लासेस में यही रहती है कि जिसको थोड़े समय में रिवाइज करना है, बहुत जल्दी रिवाइज करना है, वो हम करवाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करेंगे। 50 क्वेश्चन किस तरीके से आप रिवाइज कर लेंगे फटाफट, आपको भी अंदाज़ा नहीं रहने वाला है। तो फटाफट रिवीजन के लिए स्टार्ट करते हैं। इन इंडिया कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप कहाँ से ली गई है? इंग्लैंड से ली गई है, हम सभी को पता है। क्वेश्चन एक सॉल्व हो जाता है। फेडरल स्ट्रक्चर जो इंडिया का है वो पहली बार सामने लाया गया था किस एक्ट के द्वारा? तो एक्ट ऑफ 1935 जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, उसके द्वारा लेकर आया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। ड्राफ्टिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज कंप्लीट। भारतीय संविधान बनकर तैयार कब हो गया था? 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। लागू 26 जनवरी 1950 में हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। परमानेंट पहला था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, और जो टेम्परेरी बनाए थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। नेक्स्ट पढ़ते हैं, पब्लिक ऑर्डर किसके लिस्ट में आते हैं? पब्लिक ऑर्डर बनाए रखने का काम पुलिस का है, और पुलिस स्टेट गवर्नमेंट में आती है, और स्टेट गवर्नमेंट के कार्य स्टेट लिस्ट के अंदर आते हैं। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, इनमें से कौन सा स्टेट है जिसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट्स हैं? देखो, अगर ओवरऑल पूछता तो यूपी हो जाता 80 सीटों के साथ, पर इनमें से पूछा है तो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीट्स होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा चेयरमैन था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग कमेटी का? तो राइट आंसर हो जाएगा BR अम्बेडकर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप सभी को इसके बारे में पता है। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से कौन सा ईयर था जब कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने काम करना स्टार्ट कर दिया था? तो पहली बार कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली 9 दिसंबर 1946 को बैठी थी, यानी उसने काम करना 1946 में स्टार्ट कर दिया था, जो कैबिनेट मिशन प्लान के तहत बनाई गई थी 1946 में। आगे बढ़ते हैं बच्चों। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को इकोनॉमिक जस्टिस के बारे में कहाँ पर लिखा हुआ है? भारतीय संविधान में इकोनॉमिक जस्टिस कहाँ लिखा गया है? तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंदर लिखा गया है। ठीक है, आर्टिकल 41 43A स्पेसिफिकली टारगेट करते हैं वर्किंग सेक्शंस के ऊपर, जो आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से कौन सा है जो एज ए राइट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं लिखा गया है? तो इकोनॉमिक राइट्स कहीं पर भी नहीं लिखे गए हैं, एजुकेशनल, पॉलिटिकल और रिलीजन के राइट्स लिखे गए हैं। तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। इकोनॉमिक राइट्स के बारे में कहीं पे स्पेशली नहीं लिखा गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। इनमें से कौन सा है जो पंचायत को पावर देता है? तो वो है आपका 11th शेड्यूल, जो कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 की तरह ऐड किया गया था, और टोटल सब्जेक्ट्स इसमें 29 आते हैं। तो पंचायती राज पार्ट नंबर 9 में आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो कहाँ से लिए गए हैं? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से कौन सा है जो गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट है? तो भी 2 ऑप्शन है, 2 नहीं है। तो जुडिशरी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। जुडिशरी हमारी रक्षा करता है फंडामेंटल राइट्स की आर्टिकल 32 के तहत। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या रहने वाला है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, क्वेश्चन नंबर 14, लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड की गई थी, तो उसके तहत कौन से पार्ट में ऐड की गई थी? तो पार्ट 4A में ऐड की गई थी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, आर्टिकल 51A और 4A। इसको जो स्वर्ण सिंह कमेटी थी उन्होंने रिकमेंड करवाया था। इंदिरा गांधी के समय काल के दौरान फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। इनमें से कौन सा रिट है जो ऑफिशियली प्रिवेंट करता है किसी भी एक्शन को लेने के लिए, अगर एक विच ही इज़ ऑफिशियली नॉट एंटाइटल्ड, वो उसको करने के लिए सक्षम, मतलब उसको ये काम नहीं दिया गया है फिर भी वो कर रहा है, तो उसके ऊपर आदेश आता है, दैट इज़ मैंडमस। क्या आता है? मैंडमस। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या रहने वाला? देखिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर टेकन फ्रॉम, कहाँ से लिए गए हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल? सबको पता है, आयरलैंड से लिए गए हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली राइट ऑफ प्रॉपर्टी एक लीगल राइट है। ऑप्शन नंबर 3, पहले फंडामेंटल राइट था आर्टिकल 31A पार्ट 3 में, अब लीगल राइट है आर्टिकल 300A में पार्ट 12A में। जो चेंज किया गया था वो 44th अमेंडमेंट था 1978 के तहत। नेक्स्ट है फिलअप, राइट डैश ड्यूटीज़, राइट क्या कर सकते हैं? तो राइट इम्प्लाई कर सकते हैं ड्यूटीज़ को, राइट इम्प्लाइज ड्यूटी। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, हाउ मैनी फंडामेंटल राइट्स वर ग्रांटेड इनिशियली? स्टार्टिंग में फंडामेंटल राइट्स कितने थे? तो बच्चों 7 थे, बाद में हटा के कितने 6 हो गए। कौन सा हटाया गया था? राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31 का। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। तो स्टार्टिंग आंसर हो जाएगा उसमें 7। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं,
हाउ लिबर्टी कैन बी लिमिटेड, लिबर्टी को लिमिट कैसे किया जा सकता है, बाय लॉ, सिंपल। लिबर्टी को आप कैसे रोक सकते हैं, बाय लॉ, बाय मेकिंग लॉ आप लिबर्टी ख़त्म कर सकते हैं किसी की। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू एग्जिस्ट कहाँ कहाँ पर है। तो हमारी जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट बॉडी है और ये हमने यूएसए से कॉपी की है, तो यूएसए और इंडिया दोनों में सेम रहेगा, तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हेन वाज जीरो आवर इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट्री अफेयर, जीरो आवर की शुरुआत कब हुई थी हमारे यहाँ पर, तो 1962 में हुई थी। पूरी दुनिया में सबसे पहले हमने ही इसको स्टार्ट किया गया था, ये भी बात आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 पे। 22 क्या रहेगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स लोकसभा और राज्यसभा में जो फिक्स किए गए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, वो इनमें से कौन से हैं। तो आप सभी को पता होगा इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो 545 और 250 हो जाएगा। वैसे आपको बता दें 550 हो चुके हैं, 550 एंड 250, ठीक है। 550 इसलिए हैं, तो वैसे 552 पर अब चेंज हो गए हैं क्योंकि 2 एंग्लो इंडियन जो हैं उनको अब नहीं सेलेक्ट किया जाता है, तो अभी टोटल 550 और 250 इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है बच्चों। 23rd क्वेश्चन पे आते हैं, क्या बोल रहा है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम टाइम इंटरवल बिटवीन 2 सक्सेसिव सेशन ऑफ पार्लियामेंट। 2 पार्लियामेंट के सत्र के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने का समय हो सकता है। वैसे नॉर्मली इंडिया के अंदर 3 सेशन लगते हैं, बजट सेशन, मॉनसून सेशन और विंटर सेशन। सबसे बड़ा बजट सेशन, सबसे छोटा विंटर सेशन, ठीक है। पार्लियामेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन ने केवल इतना बोल रखा है कि मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने का गैप हो सकता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा 24th, इन केस प्रेसिडेंट विशेष टू रिज़ाइन, अगर प्रेसिडेंट रिज़ाइन करना चाहता है तो अपना रेजिग्नेशन लेटर वो वाइस प्रेसिडेंट को देता है, ऑप्शन, ठीक है। कौन से आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 56 के तहत अगर होल्ड करता है 5 ईयर के लिए तो अपना रेजिग्नेशन किसको देगा, वो वाइस प्रेसिडेंट को देता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 25, तो वोटिंग एज है इंडिया की वो लोअर की थी 21 से 18 ईयर की, किसके द्वारा, किस चीज़ के द्वारा, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, सबको मालूम होना चाहिए। कौन सा एक्ट था सर, ये 61th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था जो 1989 के अंदर लागू हो गया था, ठीक है। 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1989 में लागू हो गया था, उससे एज को कटा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइड करता है पावर एंड फंक्शन ऑफ स्टेट, कितने स्टेट में कितने में डिवाइड करता है, तो 3 लिस्ट के अंदर डिवाइड करता है, ठीक है। लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट, लिस्ट 2 स्टेट लिस्ट, लिस्ट 3 आपकी हो जाएगी कॉन्करेंट लिस्ट, ये इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 27 रहेगा, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है कैन नॉमिनेट हाउ मेनी मेंबर्स फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन लोकसभा, दैट इज़ 2, बट नाउ अब ये हट चुका है, अब ऐसा कुछ नहीं होगा, तो इसलिए क्वेश्चन आपका ये खास बचा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है सैलरी ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, सैलरी ऑफ मेंबर पार्लियामेंट कौन डिसाइड करता है, तो बच्चों पार्लियामेंट खुद ही डिसाइड करता है। तो लास्ट टाइम जो 2010 के अंदर लेजिस्लेशन पास आउट हुआ था उसके अंदर एमपीज़ की सैलरी को बढ़ाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं, हु हेल्ड द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट फॉर 2 फुल टर्म्स, फुल टर्म्स के लिए किसने इनमें से पूरा समय के लिए 2 बार राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा सर्वपल्ली राधाकृष्ण, एस राधाकृष्ण इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1952 से 1962 तक ये देश के वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहने वाला है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग amendments to the Constitution of India has prescribed that Council of Ministers shall not exceed 15% of the member, मतलब किसी भी उसमें मंत्रियों की संख्या जो है वो 15% से अधिक नहीं हो सकती हाउस ऑफ पीपल यानी लोकसभा में और विधानसभा में राज्यों के अंदर। तो ये था बच्चों 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 91st इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट सिक्किम को एडमिट किया गया था यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर, तो 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था जो 1975 के अंदर आया गया था, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका 32 है, इनमें से कौन सा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का जो डील करता है स्पेशल प्रोविज़न विद रिस्पेक्ट टू स्टेट ऑफ असम, स्टेट ऑफ असम से कौन सा आर्टिकल बिलोंग करता है, तो आर्टिकल 371B जो है वो स्टेट ऑफ असम को टोटली आपका बिलोंग करता है, ठीक है। इस बात का आपने ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे बच्चों, अगला क्वेश्चन आपका रहेगा क्वेश्चन नंबर 33 है, इफ़ पार्लियामेंट अपॉइंट ए कमेटी फॉर स्पेसिफिक पर्पस, अगर स्पेसिफिक अपने पर्पस के लिए अपॉइंट किया गया है तो उसको क्या कहते हैं, तो बच्चों उसको एड हॉक कमेटी कहते हैं। तो कोई भी विषय जैसे स्टैंडिंग कमेटीज़ इलेक्ट की जाती हैं हर साल पीरियोडिकली सेम समय पर, तो ये सब आपका एड हॉक कमेटीज़ के अंदर
रहता है। स्टैंडिंग कमेटी साल के लिए होती है, अगर कोई विशेष पर्पस है तो एडॉक कमेटी आपकी रहेगी, ठीक है। 34 पे आते हैं, इनमें से कौन सा है लिस्ट जो सब्जेक्ट प्लानिंग फिगर करता है? सर प्लानिंग फिगर आता है, तो प्लानिंग फिगर बच्चों दोनों करते हैं, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट, तो आपका कंकरेंट लिस्ट के अंदर ये आ जाता है। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वांट्स टू रिजाइन, तो एड्रेस अपना रेजिग्नेशन किसको करेगा? वाइस प्रेसिडेंट को करेगा। दैट इज रिपीटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 36। कौन है जो चैनल ऑफ कम्युनिकेशन का काम करता है प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच में? अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्राइम मिनिस्टर। क्या आंसर हो जाएगा? प्राइम मिनिस्टर एक्ट करता है। ऑप्शन इसके सेकंड पेज पे थे, तो हम यहाँ पे हाँ देखिए फोर्थ ऑप्शन है, प्राइम मिनिस्टर हो जाएगा, ठीक है। द टर्म ऑफ मेंबर, राज्यसभा के मेंबर की कितनी साल की सेवा होती है? 6 ईयर्स की सेवा होती है, जो कि हर 2 साल के बाद आपके रिटायर हो जाते हैं, ठीक है। मतलब 6 साल होती हैं, पर जो मेंबर हैं इसके वो रिटायर होते रहते हैं, 1/3 मेंबर हर 2 साल के बाद। नेक्स्ट है 38। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस इन इंडिपेंडेंट इंडिया? आज़ाद भारत का पहले कौन थे? R.K. षणमुगम शेट्टी थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हु प्रिसाइडेड ओवर द सीटिंग ऑफ हाउस ऑफ पीपल? हाउस ऑफ पीपल की जो होती है उसमें कौन प्रिसाइड करता है? सबको मालूम है, स्पीकर। स्पीकर जो होते हैं वो लोकसभा को अध्यक्षता करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 40 रहेगा। हाउ मैनी मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल इलेक्टेड बाय असेंबली? असेंबली के लोग खुद MLC, जो असेंबली के लोग होते हैं उन्हें MLA कहते हैं, और जिसको सेलेक्ट कर रहे हैं उन्हें MLC कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं। तो इसमें कितने कर सकते हैं? दैट इज़ द आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर 2, 1/3 ऑफ द मेंबर्स। कितने कर सकते हैं? 1/3 MLC को MLA सेलेक्ट करते हैं, इलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है 41st क्वेश्चन। 41st क्वेश्चन क्या रहेगा? कौन से ईयर में 73rd अमेंडमेंट एक्ट को असेंटेड बाय प्रेसिडेंट? प्रेसिडेंट ने कब साइन किया था? तो 1993 में इसको साइन किया गया था, ठीक है। बिल 1992 में आया था, साइन वहाँ पे कर दिया गया था। नेक्स्ट आते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 42 रहेगा। इन विच ईयर अशोक मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी वॉज अपॉइंटेड टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ पंचायती राज? 1977 में आया था, ठीक है। किसके ऊपर? जैसे बलवंत राय कमेटी आई थी, तो उसकी जो 3 टायर गवर्नमेंट बोला था, तो उसी के ऊपर रिफॉर्म चेंज करने के लिए अशोक मेहता बनाई गई थी 1977 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 है ये। कौन सी अथॉरिटी है जो रिकमेंड करती है प्रिंसिपल गवर्नमेंट को दो ग्रांटिज्म ऐड होता है रेवेन्यू ऑफ स्टेट्स आउट ऑफ कंसोलिडेटेड? हाँ, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से अगर आपको स्टेट के लिए रेवेन्यू निकालना है ग्रांट के रूप में, तो इनमें से कौन सी कमेटी है जो रिकमेंड करके देगी? दैट इज़ फाइनेंस कमीशन। कौन बताएगी? फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन इसके बारे में बताती है। तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया को आर्टिकल 275 के अधीन के तहत वो स्टेट का पैसा यहाँ से निकाला जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं। इनमें से कौन सी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? तो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इसमें प्लानिंग कमीशन रहती है, ठीक है। बाकी सब आपकी बन जाती। प्लानिंग कमीशन पहले बना करती थी, 5 साल के लिए 5 ईयर प्लान वगैरह ये लाया करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 45 रहने वाला बच्चों। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है देख लेते हैं। कौन सा कमीशन है जो रिकमेंडेशन देता है विच फॉर्म द बेसिस ऑफ पंजाब रिकॉग्नाइजेशन एक्ट विच क्रिएटेड स्टेट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा? पंजाब और हरियाणा स्टेट बनाने के लिए किसने कमीशन में रिपोर्ट दी थी? तो शाह कमीशन इसका राइट आंसर रहेगा। तो हरियाणा आप सभी को पता है 1 नवंबर 1966 को पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट के बाद एक नया राज्य घोषित कर दिया गया था। हुकुम सिंह की कमेटी थी जिसने इनको बनाया था शाह कमीशन को, ठीक है। और जो ये शाह थे ये कौन थे? जस्टिस थे, JC शाह इनका नाम था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट आ जाएगा आपका 46। इनमें से कौन सा स्टेट है जो इंक्लूडेड नहीं है कैपिटल रीजन प्लानिंग काउंसिल के अंदर? तो राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। जो नेशनल कैपिटल रीजनल प्लान कवर होता है उसके अंदर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान आते हैं, NCT आता है, यानी नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली आती है। तो यूनियन मिनिस्टर जो होते हैं अर्बन डेवलपमेंट के, वो इस कमेटी के, इस बोर्ड के चेयरमैन होते हैं। जैसे NCR जो कमेटी है ना, नेशनल रीजनल आपकी जो कमेटी होती है, नेशनल कमेटी ऑफ रीजन प्लानिंग बोर्ड, उसके जो हेड होते हैं वो यूनियन मिनिस्टर ऑफ अर्बन डेवलपमेंट के अभी कौन है? हरदीप पुरी साहब हैं जो आपके मिनिस्टर हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 47। इनमें से कौन सा स्टेट है इंडिया का जहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड आपका लगा हुआ है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन देखने के बाद, बाकी ऑप्शन है गोवा। गोवा इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है? जो कॉन्सेप्ट होता है ना ओवरवेलमिंग सिविल लॉ कोड का, मतलब सभी लोगों के लिए कानून एक जैसा है वो। तो स्मॉल स्टेट गोवा है, वहाँ पर यूनिफॉर्म जो सिविल कोड है वो पुर्तगीज़ फैमिलीज जो पहले वहाँ पर एग्जिस्ट करती थी उसके तहत वहाँ पर लगाया गया था, ठीक है।
नेम ऑफ द लैकेटिव मिनिको एंड अमिनडीवी आइलैंड वर चेंज टू लक्षद्वीप बाई नेक्स्ट। लक्षद्वीप का नाम कब पड़ गया था? 1973 में पड़ गया था। इस बात का आपने ध्यान रखना है। कमेटी अपॉइंटेड इन 1977 टू रिव्यू वर्किंग ऑफ पंचायती राज। कौन सी कमेटी थी? थोड़ी देर पहले ही बताया था, अशोक मेहता कमेटी थी जिसने उसके बारे में ऐसा बताया गया था। ठीक है, लास्ट का क्वेश्चन रह गया अपना, क्वेश्चन नंबर 50। उसके बाद आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे। बलवंत राय मेहता कमेटी जो थी एसोसिएटेड थी किस चीज़ से? तो पंचायती राज से। ठीक है, जनवरी 1957 में बनी थी। किसको देखने के लिए? जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 1952 में आया था और नेशनल एक्सटेंशन सर्विस 1953 में आया था, वो कैसा काम कर रही है उसको देखने के लिए बनी थी। इसने बोला था 3 टायर गवर्नमेंट बननी चाहिए और राजस्थान के नागौर ज़िले में वो 2 अक्टूबर 1959 को देश का पहला पंचायती राज बन गया था। चलिए बच्चों, आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। 50 क्वेश्चन हमने बहुत ही जल्दी से रिवाइज कर लिए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। जल्दी कल ही इसका दूसरा पार्ट आ जाएगा, फिर आप सारे पार्ट्स देखने के बाद हर तरह की चीज़ें तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में। टाटा एंड बाय बाय।